सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिस्टिंग के पिछले 2.25 सालों के अंदर आप लोगों ने कई बार ये चीज सुनी होगी कि अगले साल जैसे 2023 में कंपनी लिस्ट हुई, अगले साल 2024 में ये 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 2025 में आप लोगों ने सुना होगा ये 500 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा। अब आप सुन रहे होंगे कि 2026 में ऐसा हो जाएगा। जब भी इस तरह की बातें हमको मार्केट में सुनने को मिलती है, सोशल मीडिया से या कहीं से भी, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अपार्ट फ्रॉम कंपनीज ओवरऑल रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट्स, जो कई बार आपको बहुत बढ़िया इंप्रूव होते देखने को मिलते हैं, उसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं किसी कंपनी के अंदर जो इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के बावजूद भी कंपनी को बढ़ने नहीं दे पाते। बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एनालिसिस से आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे, क्योंकि अगर हम इधर उधर बातों पर काम करने लगे तो भैया फिर तो हो गया काम। बेटर ये है कि सही रिसर्च करो और सही एनालिसिस करो ताकि हम सही डिसीजंस ले सके अपने खुद के फायदे के लिए। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला रीजन आता है कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज। ग्रोथ परसेंटेज इन द सेंस, आपको एक चीज इस चैनल पर आप लोगों ने एक चीज तो सीख ही ली होगी रिसेंटली, पीई, ईपीएस और साथ में आपका ग्रोथ परसेंटेज। यस, पीई और ईपीएस मिला करके कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज डिसाइड होता है। ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेशन आप लोग सीख ही चुके होंगे चैनल पर। अगर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिग रीजन इसका, आई एम NISM सर्टिफाइड। ठीक है, तो वापस आते हैं आपके पी ईपीएस इस पूरे ग्रोथ पैटर्न पर। सो ये है कंपनी का ईपीएस रेशियो भी। ठीक है, ईपीएस एनालिसिस ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ईपीएस रेशियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है पिछले कुछ सालों के अंदर 0.395 ही इंक्रीज हुआ है। 0.395%, इतना कम ईपीएस कंपनी का इंक्रीज हुआ है। वेराज अगर आप इसका पी देखोगे तो पी ईपीएस के कंपैरिजन में बहुत हाई है और इसका ईपीएस काफ़ी लो है, काफ़ी लो ईपीएस। अब ये सब क्यों है उसको यहाँ पर समझेंगे। ईपीएस रेशियो कंपनी का जो पहले हुआ करता था वैल्यू के हिसाब से 2022 मार्च के अंदर, ठीक है, वो हाईएस्ट हुआ करता था। ईपीएस 325.13% का ईपीएस हुआ करता था और इस समय ईपीएस काफ़ी लो है कंपनी का। ईपीएस रेशियो वैल्यू जो कंपनी की है मार्च 2024 के अंदर वो आई थी 2.53%, और एवरेज अगर हम ईपीएस कंपनी का देखेंगे पिछले कुछ 5 सालों के अंदर तो 2.54%। यानी कंपनी का ईपीएस ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, और जितना कम ईपीएस ग्रोथ होता है उतना ही चार्ट पर आपको कम ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी कहानी है, सिर्फ ईपीएस से ही आप सब कुछ समझ जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी का पीई देखोगे तो पीई 121 का है। अब ये पीई रेशियो जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, ये बहुत हायर रेंज पर जाता है। कई बार ये 180 भी चले जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा 400 के पीई पर भी कंपनी काम कर रही होती है। ठीक है, अब 400 के पीई तो आपको लगता है बहुत महंगा होगा और 40 का पीई बहुत सस्ता होगा। बिल्कुल यही एक गेम है पूरा मार्केट का। 40 और 400 का पीई सस्ता है या फिर महंगा है, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है कि 40 का पीई मतलब बहुत सस्ता, 400 का पीई मतलब बहुत महंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि पी और ईपीएस दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपको कंपनी की वैल्यूएशन बताते हैं। अगर आप कंपनी के टेक्निकल्स देखोगे जैसे कि MFI एंड RSI, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि बहुत जल्दी ये वॉलेटाइल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को रिकवरी दिखी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 292 से, स्टॉक 292 से एक अच्छा रन दे करके गया, वापस 310 की रेंज पर आ जाता है। ठीक है, 310 की रेंज पर वापस आ जाता है, जो कि इसके पुराने बेसिस है, इंपॉर्टेंट बेसिस है स्टॉक के पुराने। ठीक है, यहाँ पर आते ही यानी कि लगभग 28 रुपीज़ का रन देते ही इसका जो MFI या RSI है वो 90s पर चला जाता है लगातार। ठीक है, मतलब 26 का MFI 28 रुपये की तेज़ी के अंदर 90 पर चला गया सीधा। तो कहीं ना कहीं इसके टेक्निकल्स भी बहुत जल्दी वॉलेटाइल हो जाता है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। यानी कि अभी आप यहाँ पर क्या समझे कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपनी कैसी दिख रही है इस समय? थोड़ी सी वीक दिख रही है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। वेराज फाइनेंशियली अगर कंपनी को हम देखें तो कंपनी का ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पर देखो, कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो पिछले 2 क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। वेराज जून क्वार्टर जो कंपनी का सबसे वीक देखने को मिलता था, वही अब तक का सबसे बड़ा ग्रोथ परसेंटेज लेकर के आया है। अगर आप इसको पिछले साल के कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का जून क्वार्टर ही सबसे बड़ा परफॉर्मेंस देता गया है, 46.58% का ग्रोथ। ठीक है, और सितंबर का ग्रोथ भी इतना बड़ा नहीं था।
तो अभी जो कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर के अंदर दिया है, ऐसा ग्रोथ कंपनी ने पिछले अपने किसी क्वार्टर के अंदर नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। तो इस ग्रोथ को कंपनी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, पीई हाई पीई मतलब कि एक्सपेक्टेशन भी हाई, ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी हाई होनी चाहिए। हाई पीई का मतलब एक्सपेक्टेशन हाई। तो अब जो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज पिछले 2 क्वार्टर में है, ऐसे में एक्सपेक्टेशन जो है इन्वेस्टर की बढ़ जाती, जिसको कंपनी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। यानी कंटिन्यूएशन में कंपनी को एक्सपेक्टेशन रखनी है, तो कंपनी के ऊपर इस समय प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं आती है, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है। अगर आप कंपनी को देखोगे, बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज की डेट में डिफरेंट एंटिटीज के अंदर काम करती है, जैसे जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, आपको इसका जियो ब्लैक रॉक देखने को मिल जाता है। रिसेंटली एक कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार्ट करा था, और सेबी की तरफ से बार बार कंपनी अप्रूवल मांगती रहती है कि अब हमें ये एक नई एंटिटी बनानी है, इतने के लिए अप्रूवल चाहिए। तो वह अप्रूवल्स भी कंपनी के अंदर आते रहते हैं। लेकिन क्या हो, कितनी सारी सब्सिडरीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, सब्सिडरीज नहीं कहेंगे, बेसिकली बिजनेस एक्सपेंशन इसको आप कह सकते हो। इतना सारा बिजनेस एक्सपेंशन क्या इन फ्यूचर आकर के कंपनी का डीमर्ज हो सकता है? क्योंकि आपको पता होगा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट था पहले। तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इन फ्यूचर आकर के डीमर्ज हो सकता है? तो डीमर्जर अगर इस कंपनी का होता, अभी ऐसी कोई दूर दूर तक बातचीत नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी जब इतना एक्सपेंशन करने लग जाती है, तो सवाल तो देखो इन फ्यूचर कंपनी के ऊपर बनते हैं। यहाँ पर आप कहो कि कंपनी ऐसे स्टेप्स कई बार लेती है कि डीमर्जर की तरफ कंपनी चली जाए, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई स्टेप कंपनी ने लिया नहीं है, ना ही उसका दूर दूर तक कंपनी ने कोई डायरेक्शन दिया है। पर स्टिल एक चीज़ यहाँ पर होती है मार्केट के अंदर, जब भी कोई एक्सपेंशन इतना बड़ा होता है तो मार्केट में वो कंपनीज डीमर्जर के लिए जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं कंपनी अगर ऐसा स्टेप इन फ्यूचर लेती है तो उसकी बिजनेस एंटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में बदलती देखने को मिल सकती हैं। अभी के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी अदर इनकम भी और अदर रेवेन्यू सोर्सेज भी एक ही में ही जोड़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए अभी से अभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसका पी रेशियो और ईपीएस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके चार्ट पे, ये कंपनी का पीई है 140 का पीई, 153 का पीई, और ये है 80 का पीई। अगर आप चार्ट पर देखोगे तो 140 और 153 के पीई पर जाते ही स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। फिर 80 के पीई पर जाकर के वापस से स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न दिया था, ठीक है, देख सकते हो वापस 80 के पीई पर आकर के रिटर्न दिया था। यानी कि अभी जो इसका पीई है वो 121 का है। और ईपीएस ग्रोथ कंपनी का बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वार्टर हुए हैं जहां पर कंपनी ने बेंचमार्क देने शुरू करें। तो हमें चाहिए कि कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो आने वाले क्वार्टर्स में लगातार बढ़े, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही क्वार्टर कंपनी का ईपीएस, यानी कि कंपनी का ईपीएस नहीं कहेंगे, ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा है, और ईपीएस काफ़ी लो है अभी भी। ईपीएस परसेंटेज जो कंपनी का इंक्रीज हुआ है वो अभी भी काफ़ी लो है, और पी इसकी वजह से काफ़ी हाई है। सो जब भी कोई स्टॉक इतने हाई पी और लो ईपीएस पर चलता है तो छोटी छोटी तेज़ी के अंदर उसका पी यानी कि उसकी वैल्यूएशन जल्दी से ओवर वैल्यूड हो जाती है। और जब ओवर वैल्यूएशन होगा तब उसके एफआईआईज भी एग्जिट करता देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल यही चीज़ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हुई भी है। पिछले 1 साल के अंदर एफआईआईज ने इसके अंदर से काफ़ी बड़ा एग्जिट भी किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अभी नज़र में रखना होगा। जब भी एक रिटेलर कहता है ना कि इसकी वैल्यूएशन 1000 होनी चाहिए या 2000 होनी चाहिए, या हवा में तीर मारने से बेटर ये है कि आप एक्चुअल रियलिटी में आओ। पहले कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन देखो, टेक्निकल समझो, फाइनेंशियल समझो, कंपनी का ग्रोथ क्या है पहले उसको समझो, उसके बाद इतने बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं। आप सुन ही रहे होगे पिछले 2 साल से कि ये तो 2000 हो जाएगा 1 साल के अंदर, और 1 साल क्या 2 साल भी हो चुके हैं, ठीक है, नहीं हो रहा कुछ भी। तो वो इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पर नहीं है। तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है वो बढ़ना जरूरी है आने वाले एक लगातार क्वार्टर्स के अंदर, जो कि अभी तक सिर्फ 2 क्वार्टर के अंदर हुआ है। ग्रोथ बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का पीई कम होगा, पीई कम होगा तो कंपनी के अंदर लार्ज एंटिटीज यानी कि आपके एफआईज, आपके डीआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इस समय 292 इसका क्रूशल बेस है, और 310 के पास
कंपनी का क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन जोन बना हुआ है। तो ये है कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन कि क्यों इसका प्राइस ज़्यादा जल्दी बढ़ता देखने को नहीं मिलता और क्यों ये कंपनी इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है। मैंने आपके साथ इस पूरी चीज़ को कवर अप करने के लिए कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी डिस्कस करी हैं पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। ज़रूर चेकआउट करना, चैनल पर आपको बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। IMNISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में।